नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ में संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले जी की जो कहानी है हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। चलिए समय को व्यस्त न करते हुए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार की संपादित अंश दिए जा रहे हैं, मतलब कि ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, इस चैप्टर में जो है एक इंटरव्यू पढ़ेंगे धनराज पिल्ले जी का, जिनका साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने लिया था। तो उसी के कुछ अंश हैं यहाँ पे, वही हम लोग देखते हैं। विनीता जो कि साक्षात्कार ले रही हैं वो हैं, और धनराज सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं हॉकी के। चलिए शुरू करते हैं। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदी पवई कॉम्प्लेक्स तक और कष्टसाध्य रहा। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। विनीता जी ने पूछा है कि खिड़की जो पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदी कॉम्प्लेक्स तक जो है, उसके बाद में आपका जो सफर लंबा रहा, कष्ट साध्य रहा, तो अपने सफर के बारे में बताएं। उन्होंने कहा, धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। पर हॉकी स्टिक तक खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। हैसियत मतलब होता है कि जो है सक्षम होना। ठीक है, कह रहे हॉकी स्टिक खरीदने तक मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। कह रहे कि जब मैं खेलना चाहता था तो अपने साथियों की स्टिक मांग लेता था उधार। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। कह रहे कि वो हमें तब मिलती जब वो खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। कह रहे कि उनकर खेलने के लिए मुझे बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। कह रहे हैं कि मुझे अपनी स्टिक तब मिली हॉकी की जब इनके बड़े भाई को जो है हॉकी के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। कहने कि वो जो भाई ने हमें दी थी स्टिक, वो नई तो नहीं थी, पुरानी भले ही थी, लेकिन वह मेरी अपनी थी, इसलिए मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैं अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली। पिल्ले जी ने जो हॉकी पहली बार खेली जूनियर हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। कह रहे कि मैं उस समय 16 साल का रहा होऊंगा, और जो है मेरा चेहरा जो है बहुत ही दुबला पतला था। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। धनराज पिल्ले के व्यक्तिगत को रेखांकित करते हुए नीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खींच से। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। ठेठ जमीन से उठकर आसमान तक का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो विनीता जी ने जो है ये धनराज पिल्ले जी के बारे में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अपनी दुबली पतली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। कह रहे कि मैं भले दुबला पतला था, लेकिन मेरा इतना दबदबा था कि जो है लोग भिड़ने झगड़ा करने से दूर ही रहते थे। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और बाहर भी। कह रहे कि मैं किसी भी चीज में हूँ तो बहुत जुझारू था, मतलब किसी भी चीज को तल्लीनता से करता था, चाहे मैदान के अंदर हो या बाहर हो। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। कह रहे कि 1986 की बात है, मुझे जो है सीनियर हॉकी टीम में डाल दिया गया। सारा सामान बोरिया बिस्तर मतलब बांध के, जो भी जरूरत की सामानें थी वो उठा के मुंबई आ गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला और हमने खूब धूम मचाई। कह रहे कि उस समय जब दोनों भाई का सिलेक्शन एक साथ हो गया, तो हम दोनों भाई ने, रमेश ने जो है मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला और हम दोनों ने खूब धूम मचाई, बहुत अच्छे से खेला। मतलब इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में पर जरूर आएगा, पर नहीं आया। जब इन्होंने इतना अच्छा खेला था तो उन्हें उम्मीद हो गई अब मुझे ओलंपिक खेलने के लिए 1988 में जो कैंप के लिए बुलावा आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
मेरा नाम 57 लिस्ट में नहीं था, 57 खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। कह रहे कि उसके एक साल बाद जब ओलंपिक निकल गया, उसके एक साल बाद जो है ऑलविन एशिया का कप आया, तो उसमें मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज तक मैंने जो है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता जी फिर पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के कुछ के दिनों की आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो विनीता जी का पूछना है कि आपका जो है स्कूल का दिन कैसा गुजरा। तो धनराज जी बताते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं, मगर मगर आगे का मामला बहुत कठिन था। तब तक तो मैं पहुंच गया क्योंकि पढ़ने में ठीक नहीं था, लेकिन आगे का मामला मेरे लिए बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक हॉकी का अच्छा खिलाड़ी ना होता तो मुझे जो है शायद चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ना हूँ, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भले आज की डेट में कुछ जो है डिग्री नहीं हासिल कर पाया पढ़ाई से संबंधित, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी या जो है बीए, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मैं हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरे आप के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरी शादी की बात करेंगे तो आप इस संबंध में मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, उसको तुनक मिजाजी बोलते हैं, ठीक है। विनीता जी फिर पूछते हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। कहने लगे, मैंने देखा है कभी कभी आप आक्रामक हो जाते हैं। तो धनराज जी ने इसका जवाब दिया कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने को बहुत अधिक असुरक्षित महसूस करता रहा। उन्होंने कहा कि बचपन से ही मैं अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। कहने लगे कि मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जो है फील करता था, और मैंने अपनी माँ को देखा है वो हमारे पालन में बहुत ज्यादा जो है संघर्ष की है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। कहना कि इस वजह जो है तुनक मिजाजी जल्दी गुस्से होने की कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। कह रहे हैं कि मैं कुछ घटा बढ़ा के नहीं बताता, मन में जो आता है वह सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। कह रहे हैं कि इस वजह से जो मन में आया बोल दिया, और कई बार बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। कह रहे कि हम अपना गुस्सा नहीं रोक पाते हैं। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। कह रहे कि अब इस व्यवहार से लोग परिचित हैं तो लोग हमें जो है उकसाते रहते हैं। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। कह रहे मुझे जो है अपनी लाइफ में हर चीज के लिए जो है जूझना पड़ा, और यही कारण है कि मैं ऐसा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। कहने लगे इन सब के बावजूद मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ। अगर किसी दूसरे के दिक्कत या परेशानी देख लेता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। कहने लगे मैं दोस्तों और परिवारों की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। अगर मैंने कोई गलती भी कर दी तो मैं जो है माफी मांगने में पीछे नहीं हटता हूँ, और इसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं है। फिर विनीता जी पूछते हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। उन्होंने पूछा कि आपके पास धन की क्या अहमियत है, तो धनराज जी ने जवाब दिया, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपने माँ से मिली। ठीक है, उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। माँ बाप जो भी होते हैं किसी के भी हो तो अच्छे संस्कार ही डालते हैं। उन्होंने ये बताया कि अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनमें के सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे विदेश में रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। कहना मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ, भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ, लेकिन सोने से पहले क्या है बात जरूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को भी नम्रता के साथ संभालने की सीख दी। कहेंगे मैं आज जो भी फेमस हुआ हूँ या जो भी है मेरे साथ में, उन्होंने कहा कि हमेशा विनम्र रहना और अपनी प्रसिद्धि को संभाले रखना। सबसे मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। कहने लगे कि जो मेरी भाभी जी हैं, कविता नाम है उनका, तो वह भी मेरी माँ की तरह हैं, और वो भी हमें हमेशा प्रेरित करती रही हैं, इसलिए वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं।
आगे विनीता जी पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रो ट्रक पर हॉकी कब खेली? कहने लगे कि आपने जो है कृत्रिम घास मतलब एस्ट्रो ट्रक बोलते हैं, उस पर हॉकी कब खेली? तो धनराज जी बताते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने के लिए 1988 में दिल्ली आया। कह रहे कि जब 1988 में दिल्ली आया नेशनल गेम्स के लिए, तब मैंने पहली बार देखा। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जिक्किम करवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के लिए गुर बता रहे थे। इनके जो साथी हैं, एक समैया है, एक जुक्किम है, एक करलव है, मुझे जो है उनको ले करके कोने में कह रहे थे कि इस पर कैसे खेलना है। वो गुर मतलब होता है सीख दे रहे थे, ठीक है, बता रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। कह लगे जब वो बता रहे थे तब मैं उस मैदान को झुक झुक कर छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिसमें कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। क्या उस समय मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान की वजह से इतनी तरक्की हो गई है कि लोग कृत्रिम घास तक उगा सकते हैं। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो विनीता जी ने फिर पूछा इंटरव्यू में कि हर युवक के पास सोचता है कि मेरे पास एक कार हो, और आपने जो है पहली कार अपनी कब ली? धनराज जी कहते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। कह रहे कि मेरे पास जो मेरी पहली सेकंड हैंड कार थी वो अरमाडा थी, और मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी जो उनके यहाँ वो काम करते होंगे। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। कह रहे कि जब लिया तो मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी था शोहरत पैसा साथ लेकर आए। कह रहे लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपका नाम काफी ज्यादा हो गया तो आपका पैसा आपके साथ है आए, नाम के साथ है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था। कह रहे कि उस समय भी मैं फेमस हो जाने के बाद भी लोकल ही ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटो से एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। तो कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मैं कहीं एक बार जा रहा था रेलवे स्टेशन पर, एक जो फोटोग्राफर था, जो प्रेस से फोटोग्राफर था, उसने जो है मेरी फोटो खींच के अखबार में छाप दी और हेडिंग लिख दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले जो है अब भी लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा भी एक नाम हो चुका है, मेरा चेहरा मेरी पहचान बन चुका है, लेकिन मैं कर क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। कह रहे कि उस खेल से मुझे जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था मैं जो है अपना परिवार उससे चला लेता था। पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के महीने पूरे पैसे भेजना शुरू किया। कह रहे कि उन सब चीजों के बाद में मैंने पैसा जमा किया धीरे धीरे और बहन की शादी की, और उसके बाद जो पैसा बचा वो हर महीने जो है माँ के पास भेजना शुरू कर दिया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने 2000 में खरीदा था। कह रहे कि आज मेरे पास एक फोर्ड एक कंपनी है जो फोर्ड का होगा, ये सबको पता होगा, वो है जो इसे मैंने 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस को दे दिया हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वो कह रहे हैं कि वो जो फोर्ड मिली है मुझे, मेरी मेहनत की है, किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं किया है। और विनीता जी फिर पूछती हैं कि आप सफलता के लिए आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि कुछ पैसे तो मिले मुझे, लेकिन आज जितना मिलता है खिलाड़ियों को उतना मुझे नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी परिवार था, परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। कह रहे कि पहले जिम्मेदारी मेरी परिवार थी और परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी था, और उन सबको बेहतर जिंदगी भी देना था। और अगर विदेश में मैंने जो भी खेल के पैसा कमाया उससे 1994 में मैंने पुणे के भाव पाटिल रोड पर
2 बेडरूम का एक छोटा सा जो है फ्लैट खरीदा, 2 BHK बोलते हैं, तो वही जो है उन्होंने फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो कह रहे मुंबई की सरकार ने मुझे एक फ्लैट दिया है पवई में, और काफी बड़ा और काफी महंगा रहा होगा। तो कह रहे उसे खरीदने के लिए मेरी जो है हैसियत नहीं थी। आगे देखते हैं क्या कहानी है। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हाकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। कह रहे हैं कि ये तो बात अलग, के साथ सेलिब्रिटीज के साथ में कोई भी बैठेगा तो जो है बहुत अच्छा ही फील करेगा। और हम भी जब राष्ट्रपति से मिले तो महसूस हुआ कि हम जो है कितने खास हैं। हाकी ही है जिसके चलते जो है हमें प्रतिष्ठा मिली। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है, और इसमें जो है धनराज पिल्ले जी की कुछ हॉकी के बारे में बताया गया है, बचपन, और उन्होंने कैसे जो संघर्ष करते हुए सफलता पाई। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आया हो कहानी पर पढ़, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।